1995 में एक ग्राफिक डिज़ाइन टीचर थीं जिनका नाम था लिंडा वाइनमैन, और साथ ही वे एक उभरती हुई उद्यमी भी थीं। उन्होंने lynda.com नाम की वेबसाइट लेने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें नए ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स के साथ प्रयोग करने के लिए एक सैंडबॉक्स चाहिए था। वे डिजिटल टूल्स जो उस समय बनाए जा रहे थे, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कई अन्य, और उन्हें अपने छात्रों के काम को रखने के लिए एक जगह चाहिए थी ताकि सभी उसे देख सकें। तो उन्होंने वह वेबसाइट बनाई और बिजनेस बढ़ने लगा, और 2002 में उन्हें पता चला कि ये और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट कर दी। बाद में यह बिजनेस लिंक्डइन को बेच दिया गया, जिसने इसका नाम बदलकर लिंक्डइन लर्निंग रख दिया, और ये 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बिका। लिंडा मेरे हिसाब से उन लोगों की मिसाल हैं जिन्हें मैं काउंटर कन्वेंशनल माइंडसेट्स कहता हूं, उद्यमियों के। तो आज मैं आपको इन माइंडसेट्स के बारे में बताना चाहता हूं, और चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर एक, मैं इन्हें काउंटर कन्वेंशनल क्यों कहता हूं। सबसे पहले ये 6 माइंडसेट्स उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के विपरीत हैं, जैसा कि हम कहते हैं, जो आजकल बड़ी कंपनियों में अपनाई जाती हैं। ये उन बातों के खिलाफ जाते हैं जो हम लंदन बिजनेस स्कूल और बाकी बिजनेस स्कूलों में सिखाते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, रिस्क और बहुत कुछ। अब आप कह सकते हैं, जॉन, माइंडसेट से आपका क्या मतलब है? माइंडसेट जाहिर है यही होता है ना? ये वही चीजें हैं जैसे एटीट्यूड, आदतें, सोच, मानसिक झुकाव, जो जब कुछ हमारे सामने आता है तो पहले से तय कर देता है कि हम उस चीज पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और वे चीजें, जैसा कि हम उद्यमी कहते हैं, अवसर होते हैं। तो मैं आपको इन 6 माइंडसेट्स के बारे में बताना चाहता हूं, और पहला जिसे मैं कहता हूं, हां हम कर सकते हैं। अब बी स्कूल स्ट्रैटेजी 101 ये कहती है, कंपनी में हमें वही करना चाहिए जिसमें हम माहिर हैं। हमें पता लगाना है कि हम किस में सबसे अच्छे हैं, जिन्हें हम कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं, और हमें उन्हीं पर काम करना है, उनमें निवेश करना है, उन्हें बढ़ाना है और मजबूत बनाना है। और अगर कोई आकर कहे क्या आप कुछ अलग कर सकते हैं जो इससे बाहर है, तो हमें क्या कहना चाहिए? नहीं, माफ कीजिए, हम यहां ऐसा नहीं करते। एक ब्राजीलियन उद्यमी अर्नोल्ड कोरिया ने इन नियमों को नजरअंदाज करते हुए एक शानदार बिजनेस खड़ा किया, जिसे आज एटीएमओ डिजिटल कहा जाता है। उन्होंने पहले ही अपने बिजनेस को 2 बार बदलकर इवेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन के बड़े प्रोवाइडर बन गए थे। जब उनके एक ग्राहक ने उनसे कहा, देखिए मेरी 260 दुकानें पूरे ब्राजील में फैली हैं, और ब्राजील बहुत बड़ा देश है, और मैं चाहता हूं कि मैं इन दुकानों में ट्रेनिंग और मोटिवेशनल इवेंट्स रियल टाइम में प्रसारित कर सकूं। तो अर्नोल्ड, क्या हम अपनी सभी दुकानों के ट्रेनिंग रूम में टेलीविजन लगा सकते हैं, और क्या हम एक सैटेलाइट अपलिंक बना सकते हैं ताकि हम यह सब शानदार सामग्री दुकानों तक भेज सकें? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हाँ हम ये कर सकते हैं, जबकि उन्हें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कभी साओ पाउलो के बाहर काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। फिर कई साल बाद उनके कुछ और ग्राहक, उनमें से एक खासकर वॉलमार्ट ने कहा, देखिए ये अच्छी बात है कि हमारे पास ये सारे ये टेलीविजन स्क्रीन स्टोर के बैक रूम में हैं, लेकिन क्या ये और अच्छा नहीं होगा अगर ये सेल्स फ्लोर पर भी हों? क्योंकि तब हम विज्ञापन चला सकते थे। तो जब ग्राहक डिटर्जेंट के लिए गलियारे में चलता है, शायद उस गलियारे में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के डिटर्जेंट का एक विज्ञापन हो। और उस अनुरोध पर अर्नोल्ड ने क्या कहा? हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। कई सालों में अर्नोल्ड ने अपने व्यवसाय को 4 बार पूरी तरह से बदल दिया। जब भी किसी ग्राहक ने कुछ नया मांगा जो उसकी मुख्य क्षमताओं के बाहर था, हाँ हम कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे मैं समस्या प्रथम, उत्पाद प्रथम तर्क नहीं कहता। आज बड़ी कंपनियों में सब कुछ उत्पादों के बारे में है। तो जब मैं अमेरिका में हूं, मेरी फैमिली और मैंने कई सालों तक कपड़े धोने के लिए टाइड का इस्तेमाल किया है, और कभी कभी हमें हंसी भी आती है क्योंकि हम पहचान सकते हैं कि कोई नया ब्रांड मैनेजर आया है। क्योंकि क्या होता है, वे उत्पाद बदल देते हैं, है ना? वे उसमें से नीले दाने निकालकर उन्हें हरा कर देते हैं, और वे उसे नया और बेहतर कहते हैं। क्या यह नवाचार है दोस्तों? मुझे नहीं लगता। कोका कोला क्या था? पहले क्लासिक कोक था, फिर न्यू कोक आया, वो ज्यादा अच्छा नहीं चला। फिर डाइट कोक, कोक जीरो, वनीला कोक, चेरी कोक, बहुत सारी कोक आ गई। मुझे नहीं लगता कि यही असली नवाचार है। लेकिन उद्यमियों के लिए हम उत्पादों पर ध्यान नहीं देते, हम समस्याओं पर ध्यान देते हैं। तो एक व्यक्ति जिसका नाम जोनाथन थॉर्न था,
उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो बहुत उपयोगी थी। ये जो उपकरण आप अपने सामने देख रहे हैं उसे सर्जिकल फोर्सेप्स कहते हैं। ये वह उपकरण है जिसका लगभग हर सर्जन किसी भी मेडिकल फील्ड में अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन इन सर्जिकल फोर्सेप्स के साथ एक समस्या है, वे मानव ऊतक से चिपक जाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप फेसलिफ्ट करा रहे हैं और प्लास्टिक सर्जन आखिरी टच दे रहा है, लेकिन ऊतक फोर्सेप्स से चिपक जाता है। शायद अब यह उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना दिखना चाहिए था, और शायद प्लास्टिक सर्जन थोड़ा परेशान हो जाएगा और काम करने में ज्यादा समय लगेगा। और जॉन ने कहा, जानते हो, यह एक समस्या है जिसे मैं अपनी नई सिल्वर निकेल मिश्र धातु से हल कर सकता हूं, जो उसने विकसित की थी। लेकिन प्लास्टिक सर्जनों पर ध्यान केंद्रित करने से व्यापार बहुत तेजी से नहीं बढ़ा। तो उसने कहा, मुझे लगता है कि क्या कोई और सर्जिकल स्पेशलिटी है जिसमें इससे भी बड़ी समस्या है जिसे मैं हल कर सकता हूं। और उसने एक खोजी, और वो है न्यूरोसर्जन। और न्यूरोसर्जन हमारे शरीर में दो जगह काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी में और दिमाग में। तो वे ये सब है। मैं आशा करता हूं कि आपको कभी ब्रेन सर्जरी ना हो और मुझे भी ना हो, लेकिन अगर उन्हें कोई छोटा ट्यूमर निकालना पड़े तो मैं चाहता हूं कि फोर्सेप्स किसी और ऊतक से ना चिपके, क्योंकि मैं अपने सारे ब्रेन सेल्स रखना चाहूंगा, है ना। जॉन थॉर्न ने एक शानदार बिजनेस खड़ा किया, कुछ साल बाद उसे स्ट्राइकर को बेच दिया। स्ट्राइकर बहुत खुश है, जॉन और उसके निवेशक भी बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि जॉन ने उत्पादों के बारे में सोचने के बजाय समस्याएं हल करने पर ध्यान दिया। अगली बात, मैं इसे कहता हूं संकीर्ण सोचो, व्यापक नहीं। जॉन थॉर्न की तरह एक और उद्यमी जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसने एक समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसने टारगेट मार्केट के बारे में बहुत संकीर्ण सोच रखी। लेकिन बड़ी कंपनियों की समझदारी संकीर्ण टारगेट मार्केट नहीं चाहती, वे बड़ी टारगेट मार्केट चाहती हैं, है ना, क्योंकि आपको असर दिखाना होता है। कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी चीज के साथ क्यों उलझेगी? लेकिन जॉन थॉर्न की तरह फिलिप नाइट और बिल बाउरमैन, जब उन्होंने नाइकी की स्थापना की, जो आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने एक समस्या पहचानी थी, लेकिन वह समस्या एक बहुत ही संकीर्ण टारगेट मार्केट की थी। फिल नाइट एक धावक था, लंबी दूरी का धावक, और वह लगभग 4 मिनट में दौड़ सकता था, माइल। और बिल बाउरमैन उनके ट्रैक कोच थे। और उनके जूतों में एक समस्या थी, क्योंकि उन दिनों दौड़ने के जूते असल में स्प्रिंटर्स के लिए बनाए जाते थे। और जब स्प्रिंटर्स ट्रेनिंग करते हैं तो वे ट्रैक पर दौड़ते हैं, वह एक अच्छा चिकना ट्रैक होता है। लेकिन दूरी के धावक ट्रैक पर नहीं दौड़ते। वे कहाँ दौड़ते हैं? वे गांव की पगडंडियों और कच्ची सड़कों पर दौड़ते हैं, और हमेशा लकड़ियों और पत्थरों पर पैर रखते हैं। और इसलिए उनके टखने मुड़ जाते हैं, और वे मील दर मील दौड़ते रहते हैं, और उन्हें शिन स्प्लिंट्स हो जाते हैं। खैर, नाइट और बाउरमैन ने कहा, हमें बेहतर जूते चाहिए, ऐसे जूते जो खास तौर पर दूरी के धावकों के लिए बनाए गए हों। ये खासकर उन एलीट दूरी के धावकों के लिए जो सच में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। तो हम एक बेहतर जूता बनाएंगे जिसमें बेहतर लेटरल स्टेबिलिटी होगी, चौड़ा फुटबेड होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा कुशनिंग होगी ताकि शिन स्प्लिंट से बचाव हो सके। और वैसे अगर यह थोड़ा हल्का होगा, कुछ अंश से हल्का, अगर हर कदम पर, चाहे मील हो, 2 मील हो या मैराथन, तो इससे रेस का समय भी तेज हो जाएगा। तो हमें पता है नाइकी के साथ क्या हुआ। एक बार जब उन्होंने खास टारगेट मार्केट के लिए जूते डिजाइन करने की स्किल्स विकसित कर ली, और जब उन्होंने एशिया से उन जूतों को इंपोर्ट करना सीख लिया, और जब उन्होंने एथलीट्स को वो जूते पहनने के लिए मना लिया, तो उन्होंने क्या किया? खैर, टेनिस में जॉन मैकेनरो, बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन आए, और आज नाइकी की कहानी हम सब जानते हैं। वे दुनिया के अग्रणी हैं, एथलेटिक फुटवियर और बहुत कुछ में। ठीक है, अगला है कैश मांगना और फ्लोट पर सवारी करना। आज की बड़ी कंपनियों के पास बहुत कैश है। आज के इन मुश्किल समयों में भी हर जगह कैश है ना। मर्क ने 2018 में शेयर बायबैक और डिविडेंड के जरिए शेयर होल्डर्स को पैसे लौटाने में बहुत पैसा खर्च किया, और वे उस सारे कैश से सिर्फ 10 अरब डॉलर की R&D ही कर पाए। क्या यहां कुछ गलत है? मुझे लगता है कि यह बस सही नहीं लगता। लेकिन एलन मस्क और टेस्ला टीम जैसे उद्यमियों के लिए कैश उद्यम की जीवन रेखा है। तो जब मस्क टेस्ला टीम में शामिल हुए, उन्होंने कहा, तो यहां प्लान क्या है? और टीम के पास एक प्लान था। वह था एक शानदार स्पोर्ट्स कार बनाना, उससे बहुत पैसा कमाना, उस पैसे से थोड़ी सस्ती कार बनाना, उससे भी कुछ पैसा कमाना, और फिर हम एक मास मार्केट कार बनाएंगे जिसे ज्यादा लोग खरीद सकें, और ऐसा करके हम उस उत्सर्जन की समस्या में सच में बदलाव लाएंगे जो वैश्विक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैदा करती है। खैर, मस्क ने कहा, तो चलो देखें क्या हम कुछ कारें बेच सकते हैं। तो
उन्होंने कैलिफोर्निया में एक छोटा रोड शो किया और इस रोड शो में उन्होंने 3 खासियत वाले लोगों को बुलाया। पहली बात, वे पर्यावरण की परवाह करते थे। दूसरी बात, वे अमीर थे। और तीसरी बात, उन्हें लगा कि अगली बड़ी चीज उनकी ड्राइववे में खड़ी हो तो अच्छा लगेगा। तो बताइए क्या हुआ? उन्होंने 100 टेस्ला रोडस्टर बेचे, हर एक $100,000 में कैश में उसी रात भुगतान हुआ। कितना? हिसाब लगाइए। रोडस्टर बनाना शुरू करने के लिए उनके पास कितना पैसा था? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर बैंक में, कैश में, इससे पहले कि उन्होंने एक भी रोडस्टर बनाया हो। खैर, यही सिद्धांत टेस्ला की पूरी यात्रा में साथ रहा है। तो जब उन्होंने कुछ साल पहले मॉडल 3 पेश किया, लगभग 5 लाख उपभोक्ताओं ने एक हजार डॉलर जमा किए। जरा हिसाब लगाइए, 5 लाख उपभोक्ता, एक हजार डॉलर, बैंक में आधा अरब डॉलर नकद, जिससे इंजीनियरिंग शुरू की, टूलिंग बनाई, फैक्ट्री तैयार की और भी बहुत कुछ किया। क्या आप अपनी उद्यमिता की शुरुआत ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ करना चाहेंगे? ठीक है, अगला पॉइंट मैं इसे कहता हूं, मांगो उधार लो, लेकिन प्लीज प्लीज चोरी मत करो। बी स्कूल फाइनेंस में हम अपने छात्रों को सिखाते हैं कि किसी प्रोजेक्ट का विश्लेषण कैसे करें कि वो अच्छा है या नहीं। तो आप पता लगाते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर देखते हैं कि कैश फ्लो क्या होंगे आगे के सालों में, साल दर साल, 5 साल, 10 साल या जितना भी हो। और फिर आप खुद से पूछते हैं, क्या क्या उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पर्याप्त है? और अगर आरओआई अच्छा है तो आप प्रोजेक्ट करते हैं। यही आइडिया है। लेकिन ट्रिस्ट्रम मेह्यू और रेबेका मेह्यू, उनकी पत्नी, जिन्होंने यूके में गोएप नाम की शानदार कंपनी बनाई, एक ट्री टॉप एडवेंचर बिजनेस, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने कहा, हम यूके में एक ट्री टॉप एडवेंचर बिजनेस बनाना चाहते हैं। उन्होंने फ्रांस में एक देखा था जो उन्हें छुट्टी पर पसंद आया। तो हमें पेड़ कहां मिलेंगे? यूके में किसके पास पेड़ हैं? पता चला यूके फॉरेस्ट्री कमीशन के पास बहुत सारे पेड़ हैं। इन सभी फॉरेस्ट्री कमीशन साइट्स पर, और फॉरेस्ट्री कमीशन अपने विजिटर काउंट को बढ़ाने में बहुत रुचि रखता था। तो विजिटर काउंट बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वहां गोएप ट्री टॉप एडवेंचर कोर्स हो उनकी जमीन पर। तो ट्रिस और बेक्स ने असल में फॉरेस्ट सर्विस या फॉरेस्ट्री कमीशन से जाकर कहा, देखिए, या अगर आप हमें मौका देंगे बनाने का, इनमें से 5 और आपको दिखा देंगे कि ये काम करता है, तो हम बाकी के लिए 25 साल का एक्सक्लूसिव चाहते हैं। डील हो गई। आज यूके में 30 से ज्यादा गो एप एडवेंचर साइट्स हैं। अमेरिका में भी कई हैं। और ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने ज्यादातर जरूरी चीजें उधार ली, पेड़ उधार लिए, टॉयलेट्स उधार लिए, पार्किंग लॉट्स उधार लिए, सब कुछ। उन्हें बस अपना किट पेड़ों पर लगाना था। काफी बढ़िया है। अब उद्यमी और परमिशन कुछ कुछ तेल और पानी जैसे हैं। अगर आप उद्यमी हैं तो आप जानते ही होंगे, है ना? लेकिन आज किसी बड़ी कंपनी में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ उद्यमी, कुछ जो शायद सामान्य से थोड़ा अलग हो, तो आपको पहले वकीलों से पास कराना पड़ता है, क्योंकि हर जगह बहुत सारे नियम हैं। और आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे कोई टॉप एग्जीक्यूटिव जेल चला जाए। तो कुछ नया और इनोवेटिव करने के लिए हाँ मिलना बहुत मुश्किल है, और इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन ना मिलना बहुत आसान है। लेकिन उद्यमियों के लिए, जैसे ट्रेविस कलानिक और गैरेट कैंप, जिन्होंने उबर शुरू की, क्या आपको लगता है कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को के रेगुलेटर्स से परमिशन मांगनी चाहिए थी? क्या हम बिना टैक्सी के टैक्सी कंपनी शुरू कर सकते हैं? नहीं, शायद नहीं, है ना? क्योंकि अगर उन्होंने पूछा होता तो आपको क्या लगता है रेगुलेटर्स क्या कहते? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यह मौजूदा टैक्सी इंडस्ट्री के लिए खतरा बन जाएगा, है ना? तो उद्यमी इजाजत नहीं मांगते, वे बस आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं उन कई चीजों का समर्थन नहीं करता जो उबर ने अपने सफर में की, जिनमें से कई अनैतिक थीं, कुछ शायद गैर कानूनी भी थीं। लेकिन उद्यमियों का यह सिद्धांत कि जब नियम कानून शायद स्पष्ट नहीं है या बने ही नहीं, तो आज डिजिटल रूप से क्या किया जा सकता है, उस पर ठीक से विचार नहीं किया गया। तभी आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए 4 सवालों के साथ खत्म करना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, इन माइंडसेट्स में से आज आप में कौन कौन से मौजूद हैं? शायद 1 या 2 पहले से ही। सवाल नंबर 2, बाकी में से आप कौन से सीख सकते हैं? क्या ये सीखे जा सकते हैं? मुझे लगता है कि ये सीखे जा सकते हैं। सवाल नंबर 3, क्या आप इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को सिखा सकते हैं जिसके साथ आप काम करते हैं और जिसे कुछ चुनौतियां हैं जिनमें ये माइंडसेट्स मदद कर सकते हैं?
और आज के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी, क्या आपके सामने कोई ऐसी चुनौती है जिसमें इन माइंडसेट्स में से कोई एक या दो आपकी मदद कर सकते हैं? जो आप उस चुनौती में झेल रहे हैं, ठीक है, तो ये रहे 6 पारंपरिक सोच को तोड़ने वाले, नियम तोड़ने वाले माइंडसेट्स, जो किसी की भी, शायद आपकी भी मदद कर सकते हैं दुनिया बदलने में।